ओके। तो प्रीवियस जो लेक्चर्स थे अपने जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू वेव्स पर कुछ बात की थी, और जो लास्ट लेक्चर हमने कंडक्ट किया था इसमें कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए कि हाउ एग्जैक्टली दी wave motion can be understood in terms of the parameter of the waves, namely amplitude, frequency, time period, phase, wave velocity, particle velocity, और छोटे मोटे रिलेवेंट फॉर्मूलीज हमने बना दिए जैसे v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t एंड सो ऑन। नाउ आई कंसिडर दैट के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वेव्स हमें हो चुकी है। आज के लेक्चर में हम कुछ मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। द लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and the questions which I am going to discuss in this lecture are of good quality. बहुत ही कंसेप्चुअल और एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझिए। हम एज यूजुअल बहुत स्लो और इत्मीनान से चलेंगे, कोई पॉइंट स्किप नहीं करेंगे, हर चीज़ पर बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम वेव्स के बारे में मैथमेटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट कहा जाए तो हम एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। एक जनरलाइज्ड इक्वेशन कि अगर एक वेव बनती है जिसमें कुछ खास फ्रिक्वेंसीज फॉलो होती हैं, कुछ टाइम पीरियड फॉलो होगा, कुछ एम्पलीट्यूड्स फॉलो होंगे, कुछ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव, कुछ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फॉलो होंगे, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये वेव अगर मूव कर रही है तो हम उसे मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें और किन कंडीशंस पर हम इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ द वेव कॉल कर सकते हैं। तो ये लेक्चर आज का बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ध्यान से समझना। Now, before I actually go to the particular discussion of wave, मैं आपके सामने कुछ छोटा सा एक्सप्लेनेशन रखने की कोशिश करता हूं रिगार्डिंग अ पल्स। जैसे इस एनिमेशन को आप नोटिस करिए, इसे केयरफुली देखिए। तो यहाँ आपको एक पल्स बनती हुई नजर आ रही है और ये ट्रैवल कर रही है। ये यहाँ से अपना बन के शुरू हो गई और ये ट्रैवल करती जा रही है आगे की तरफ। समझ आ रही है बात आपको? पूरी वेव यस तो सर। नहीं है ये, इसे पूरी वेव तो नहीं कहा जा सकता, पोर्शन ऑफ अ वेव हम कह सकते हैं, पल्स हम इसे कह सकते हैं। अब खास बात यह है कि इस स्ट्रिंग को देखिए, जहां ये पल्स पहुंचती है वहां स्ट्रिंग ऊपर जाती है और बाकी जगहों की स्ट्रिंग्स जो है अपनी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जैसी की वैसी है। अब इस तरीके के पल्स अगर हम इन कंटिन्यूएशन लगातार भेजना शुरू करें तो वो वेव कहलाएगी। तो वेव की इक्वेशन बनाने से पहले ये ज्यादा जरूरी होगा कि हम एक पल्स की इक्वेशन बना लें और उसी चीज को हम कैरी फॉरवर्ड करें, उसी चीज को एस्टैब्लिश करें इन द इक्वेशन ऑफ अ वेव। ओके, क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। नाउ जब हम इस पल्स को केयरफुली देखते हैं तो इसमें एक साथ दो तरीके के मोशन होते हैं, या दो तरीके के मोशंस हम यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक मोशन इस डायरेक्शन में, ये आगे की तरफ, ठीक है, ये होगा मोशन इन कंसिडरेशन ऑफ द वेव इटसेल्फ। ठीक है, वेव इधर जा रही है और जो दूसरा मोशन हो रहा है ना, आप गौर से देखें, वो ऐसा हो रहा है, लाइक दिस। स्ट्रिंग ऊपर उठती है ना, जैसे ही पल्स उसके पास पहुंचती है ये स्ट्रिंग ऐसे ऊपर उठ जाती है। तो जहां जहां ये पल्स पहुंचेगी वहां वहां की स्ट्रिंग ऊपर उठती जाती है, और जैसे ही ये पल्स पास ऑन हो जाती है तो ये स्ट्रिंग वापस से अपने मेन पोजीशन पर जैसी है वैसी आती है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन साइमल्टेनियसली हैपनिंग। अब ये जो मोशन होगा पार्टिकल का ऊपर नीचे, अगर ऐसे पल्सेस लगातार कंटिन्यूअस मैं भेजता रहूंगा तो पार्टिकल बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अब इसके बाद एक और आएगी, फिर एक और आएगी, तो पार्टिकल को ऊपर नीचे आना पड़ेगा। ठीक है ना? इसे कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में ये वेव चल रही है या ये पल्स चल रही है इसे कहा जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द पल्स या डिस्टेंस मूव्ड बाय द वेव, ऐसे हम कह सकते हैं। ओके, ये जो डायरेक्शन हो रहा है जिसमें ये पल्स चलती हुई नजर आ रही है, हम कह सकते हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में हो रहा है।
एक्स डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल हो रहा है हम ये कह सकते हैं कि भाई ये वाई डायरेक्शन में हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये किसके लिए हुआ? पार्टिकल के लिए हुआ ना। हाँ सर। और ये किसके लिए हुआ? वेव। पूरी वेव के लिए हुआ। एक पल्स के हिसाब से देखें तो एक पल्स के लिए हुआ या एक वेव के लिए हुआ। अगर मैं लगातार ऐसी बहुत सारी पल्सेस को एक साथ भेजूंगा तो वो वेव का ही नेचर ले लेगी। तो हम क्या करते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो पोजीशन है जहां से ये शुरू हो रही है, ठीक है, ये पोजीशन x इज इक्वल टू 0 है, ऐसे मानते हैं। ओके, दिस पोजीशन वी कैन ट्रीट एज एन x इज इक्वल टू 0 पोजीशन, क्योंकि यहीं से शुरू हो रही है। जैसे जैसे ये पल्स आगे जाएगी हम कहेंगे कि भाई x इज इक्वल टू सम वैल्यू इज गोइंग टू बी डेवलप्ड। देखिए यहीं से शुरू हुई, आगे जा रही है और आगे जा रही है और आगे जा रही है, तो x की कोई वैल्यू यहाँ पे डेवलप होने लग जाएगी। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो पार्टिकल की जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट होने वाली है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ या जैसी भी है, वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि हम कहाँ हैं, पल्स कहाँ है एक्चुअली। अब देखो पल्स अगर यहां चली गई तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जहां जहां भी पल्स जाएगी वहां वहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। क्या कहते हो? इमेजिन करो ये x इज इक्वल टू 2 है, ये x इज इक्वल टू 3 है, ये x इज इक्वल टू 4 है, ये x इज इक्वल टू 5 है। तो जहां जहां पार्टिकल, जहां जहां ये पल्स पहुंच रही है वहां वहां उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और अदरवाइज 0 हो रहा है। करेक्ट है? देखो यहाँ पूरा 0 है, लेकिन यहाँ पल्स पहुंचेगी तो यहाँ का पार्टिकल उछलेगा, फिर यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ का पार्टिकल उछलेगा, फिर यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ का पार्टिकल उछलेगा। मतलब y विल बिकम एज अ फंक्शन ऑफ x। y की क्या वैल्यू आएगी ये x पे डिपेंड करेगा। करेक्ट है बात? यस सर। ठीक है, so y दिस फैक्टर विल बिकम एज अ फंक्शन ऑफ x। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि y का स्टेटस क्या होगा, ये x के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करेगा। अब जैसे इसको अगर मैं यहाँ पॉज कर लूं, इमेजिन करो मैंने इसको यहाँ पे पॉज किया, ऐसे पॉज हो नहीं रहा है, ये कंटिन्यूएशन में है ये, तो कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पहुंचती है ना। जब तक वो टाइम नहीं आता है तब तक पल्स किसी पर्टिकुलर जगह तक नहीं पहुंचेगी और वहां का पार्टिकल डिस्प्लेस नहीं करेगा। यस सर। मतलब फिर एक बार y की हालत क्या होगी ये कौन तय करेगा? टाइम। टाइम। मतलब y बेसिकली दो पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है। एक क्या चीज? एक्स और टाइम। टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल शुरुआत में हमने y के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया एट x इज इक्वल टू 0 और अ सर्टेन टाइम t। y एक ऐसी चीज का फंक्शन बनने वाला है जो टाइम पे डिपेंड करता है। अब यहां कुछ भी फंक्शन आ सकते हैं, साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है, एक्सपोनेंशियल कंडीशन आ सकती है, कुछ भी एक मैथमेटिकल टर्म यहां पर आएगा। ओके, तो हम आज जनरलाइज इक्वेशन बना रहे हैं, कोई स्पेसिफिक इक्वेशन नहीं बनाएंगे। बाकायदा हम इस पर प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन अलग बनाएंगे, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन अलग बनाएंगे, वो बात की बात होगी। फिलहाल हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं, कोई कोई स्पेसिफिक फंक्शन हम बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम बस ऐसे बोल देंगे कि यहाँ पर कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन आ जाएगा, कोई एक मैथमेटिकल टर्म आ जाएगा। फंक्शन का मतलब आपको समझ आए इसलिए मैं जल्दी से ऐसे कह सकता हूँ, साइन आ गया, कॉस आ गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का कोई टर्म आ गया, कोई दूसरा मैथमेटिकल आइडेंटिटी यहां पर आ गई जो टाइम के साथ रिलेट की गई है, और इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि y का कुछ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके, अब एक और बात सुनिए। मान लेते हैं कि ये पल्स यहां पहुंची इस जगह पर। देखिए मैं इसको इस तरीके से ब्लू लाइन से हाईलाइट करता हूं, ये पल्स यहां पहुंचती है, ठीक है, ये पल्स यहां पहुंच रही है। तो मुझे बताइए ये पल्स यहां पहुंची तो ये निकली कब थी? कब निकली? अब गौर से सुनिए, यहां से यहां तक इसने कुछ x डिस्टेंस कवर करा और यहां आने के लिए इसने कुछ v वेलोसिटी ली। तो अगर मैं टाइम की बात करूं ना, तो टाइम कैन नाउ बी रिटन एज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बराबर? यस सर। अपॉन स्पीड। तो y किसी पर्टिकुलर x जगह पर किसी पर्टिकुलर t टाइम पर ऐसे लिखा जा सकता है, फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी। अब आप थोड़ा सा चौंकेंगे, आप बोलेंगे सर ये क्या हुआ?
ऐसा क्यों लिखा आपने? देखो, टी टाइम पर हम यहां पर शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी मोमेंट पर हम ये कह रहे हैं कि ये पल्स यहां आ चुकी है जहां पर मैंने ये ब्लू लाइन निकाली है। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि यहां पहुंचने वाली पल्स कब निकली थी? यहां पहुंचने वाली पल्स कब निकली थी? तो मैं क्या बोलूंगा? T. नहीं नहीं, टी नहीं बोलूंगा मैं। टी पे तो यहां ओरिजिनेट करी थी। Cap. तो मैं ये कहूंगा कि यहां से यहां तक आने के लिए इसको कितना टाइम लगा? टी टाइम। X यहां by कब पहुंच रही है? टी टाइम में। सही है। यहां कब पहुंची? बोलिए, कब पहुंची? X by V. गलत बात। यहां कब पहुंची? टी X टाइम। by V. फिर एक्स बाई वी गलत बोल रहे हो तुम। यहां कब पहुंची? टी टाइम में। टी टाइम 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड पे मैं इस पल्स को यहां देख रहा हूं। ठीक है, टी टाइम में। मैं सवाल कर रहा हूं कि निकली कब थी? यहां ओरिजिन कब हुई थी? तो मुझे जब कभी भी ये दिख रही है, उसमें से ट्रैवलिंग टाइम अगर मैं माइनस करूंगा, ट्रैवलिंग टाइम, ये ट्रैवलिंग टाइम है। समझने की कोशिश करिए जरा। देखो, यहां से पल्स निकली, ये निकली 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 निकली, ये 15वें सेकंड में मुझे यहां दिख गई, मान लो, इमेजिन करो। तो 15 सेकंड पे मुझे ये दिख रही है, तो टी का वैल्यू 15 हो गया। लेकिन ट्रैवल करने के लिए 1-2 सेकंड ही लगे होंगे ना, यहां से लेके यहां तक ट्रैवल करने के लिए। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि यहाँ टी इज इक्वल टू 0 पे निकली थी, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन को जरा केयरफुली समझिए। आई नो इट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। देखिए, अब ऐसे समझते हैं, रुकिए। ये पल्स यहां से निकली, यहां पहुंची, तो इसको ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा? X by V. X by V. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो ट्रैवल करने के लिए इसको टाइम लगा x बाई वी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब ये पल्स मैंने यहां इसे किसी टी टाइम पर देखा, किसी टी टाइम पर मैं इसे यहां देख रहा हूं, तो ये निकली थी कब? ओरिजिन कब हुई थी? T. फिर गलत बोल रहे हो। मैं इसे यहां टी टाइम पर देख रहा T हूं, minus X by V. तो लिख चुका हूं मैं यहां पे, तुम थोड़ा महसूस तो करो। ये मैं इसे यहां टी टाइम पे देख रहा हूं। अब सोचिए, ये पल्स ओरिजिन कब हुई थी? तो मैं जितने भी टाइम पर इसे यहां देख रहा हूं, उसमें से ट्रैवल करने का टाइम माइनस करो ना। Yes sir. Yes. Yes, sir. बात समझ आ रही है? ट्रैवल करने का टाइम उसमें से माइनस करो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बस मुझे 2 बजे दिखी। एक बस स्टेशन पे मैं खड़ा हूं और बस स्टेशन पर मुझे एक बस 2 बजे दिख रही है। अब वो बस आ रही है पूना से। पूना से आने के लिए उसको 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे। ठीक है, और दिन के 2 बजे मैं उस बस को यहाँ शोलापुर स्टेशन पर देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, बस पूना से कब निकली थी? 10 बजे। तो जो 2 बजे मैं देख रहा हूं, उसमें से 4 घंटे में माइनस करूंगा ना, 1, 12, 11, 10, यही हुआ ना? यस तो ये Yes. चीज वही बता रहा है ना हमको कि ओरिजिन कब हुआ था। यस सर। तो जिस किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं उसको देख रहा हूं, उसमें से इसका ट्रैवलिंग टाइम अगर मैं माइनस करता हूं, तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनती है। अब ये एक बहुत बेसिक इक्वेशन है। किसी भी वेव की इक्वेशन में हमें ये 2 बातें बतानी पड़ती हैं। एक चीज जो टाइम से जुड़ी हुई होगी, और एक चीज जो पोजीशन से जुड़ी हुई होगी। मैं किसी पल्स को कब देख रहा हूं और कहां देख रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वेव में। हमेशा वेव के लिए इस तरीके की टर्मिनोलॉजी डिफाइन होगी। यहां फंक्शन कुछ भी आए, साइन आए, कॉस आए, कुछ भी आए, लेकिन उसके अंदर 2 टर्म्स होंगे। कौन कौन से? टी माइनस एक्स बाई वी। टी माइनस एक्स बाई वी ऐसा नहीं बोलोगे, आप बोलोगे Time टर्म और एसोसिएटेड विथ टाइम, एंड सेकंड अ टर्म एसोसिएटेड विथ एक्स, माने पोजीशन। पोजीशन एक्स बाई वी भी मत बोलो, वी का कोई फिलहाल रोल नहीं ले रहा हूं मैं। तो किसी भी वेव के बारे में अगर मुझे पूरी मैथमेटिकली करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी है, तो मुझे 2 टर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कब और कहां। कब मतलब मुझे एक ऐसा टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मुझे क्या बताएगा? टाइम। एसोसिएटेड टाइम। और मुझे कहां मतलब एक ऐसा टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा जो पोजीशन बताएगा।
कि मैं इस पल्स को यहां देख रहा हूं इतने टाइम पर। अब इस पल्स को अगर मैं यहां देखूं, देखो अगर मैं इसे यहां देखूं इस जगह पर, तो क्या बदला? पल्स तो वही है, बदला क्या? Distance. डिस्टेंस डिस्टेंस बदला और टाइम बदला। इसी से तो पता चलेगा कि कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, कब वहां पहुंचेगी, ट्रैवल कर रही है ये पता चलेगा। गेटिंग द पॉइंट? यस सर Yes. ओके, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, लेक्चर में मैथमेटिकल इवैल्यूएशन ज्यादा होने वाला है और हमें बहुत केयरफुली समझना है। बाद में ये बहुत आसान हो जाएगा, छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है, बट मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको चीजें क्लियर करवाना चाहता हूं। तो कोई भी एक वेव जब डिस्क्राइब की जाएगी तो उसके लिए, उसके डिस्क्रिप्शन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। आपने उस वेव को, उस पल्स को कब देखा, मतलब टाइम का टर्म आपको लाना पड़ेगा कैसे तो भी करके। और दूसरा, आपने उस वेव को, उस पल्स को कहां देखा। अब देखो, इस पल्स को मैं कई सारी जगहों पर देख रहा हूं। मैं इस पल्स को यहां पर भी देख रहा हूं, अगर आप ध्यान लगाएं, आप समझें इस बात को, तो मैं इस पल्स को यहां भी देख रहा हूं। ठीक है, ये पोजीशन 1 मान लेते हैं, ये पोजीशन 2 मान लेते हैं, ये पोजीशन 3 मान लेते हैं। तीनों जगहों पर मैं सेम ही पल्स को आते हुए देख रहा हूं, लेकिन फर्क है, इसको मैं अलग टाइम और अलग पोजीशन पे देख रहा हूं, यहां पर अलग टाइम और अलग पोजीशन पे देख रहा हूं, और यहां पर अलग टाइम और अलग पोजीशन पे देख रहा हूं। मतलब इस डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे एक ऐसा फंक्शन चॉइस करना पड़ेगा जो टाइम के साथ रिलेट किया जाए और पोजीशन के साथ रिलेट किया जाए। क्या मेरी बात समझ आई? यस Yes, सर sir. हाँ सर. ठीक है। अब इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरलाइज करके, ज्यादा बिना किसी टेंशन, बिना किसी लाग लपेट के हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई, ये एक्स टी हटा दो, ये वाई में एक्स और टी का मतलब ही ये है कि ये वाई एक्स और टी पर डिपेंड करता है। तो ये एक्स और टी मैंने हटा दिया, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ टी माइनस एक्स बाई वी, या इसी चीज को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फंक्शन आएगा वी टी माइनस एक्स। बात समझ आई? वी टी Yes, sir. Yes, sir. माइनस एक्स। थोड़ा सा मैंने रीअरेंजमेंट किया, डिवाइडेड बाय वी यहां पर आना चाहिए, बट मैंने जस्ट इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, या इसे ऐसे ही रहने दें। चलिए चलिए छोड़िए, ऐसे ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें यहां पर कुछ बातें पता चली। पहली बात या पहला पॉइंट जो हमें पता चला, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये, फॉर एनी ट्रैवलिंग पल्स, फॉर एनी ट्रैवलिंग पल्स लिख लीजिए या वेव लिख लीजिए, वी मस्ट आइडेंटिफाई ए फंक्शन फॉर टी एंड एक्स। हमको कंपल्सरीली एक फंक्शन ऐसा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसमें क्या क्या हो, T and time or और position. एक्स। टाइम और पोजीशन से ही हमें पता चलेगा कि आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, यहां मिलेगा, वहां मिलेगा, और उसी से हम अंदाजा लगाएंगे ना ट्रैवल कर रहा है। अगर ट्रैवलिंग में हम, एक बस ट्रैवल कर रही है, एक बस के ट्रैवलिंग में अगर हम उसके टाइम और डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर बात ना करें तो फिर ट्रैवलिंग का मतलब ही क्या रहा? ठीक है ना? ओके। सेकंड चीज, बहुत ध्यान से सुनना। सेकंड चीज, अगर हम किसी भी वेव के लिए इक्वेशन बनाना चाहते हैं, फॉर अ वेव, इट्स इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई, उसकी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए एक पर्टिकुलर कंडीशन, मस्ट सेटिस्फाई एक कंडीशन। और कंडीशन क्या है, गौर से सुनिए, डेबा स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डेबा टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू डेबा स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डेबा एक्स का स्क्वायर। मतलब ये जो y तुमने लिया ना, y जो कि फंक्शन ऑफ x और t है, इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन टाइम के साथ और इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पोजीशन के साथ अगर करोगे तो उसमें वेलोसिटी के टर्म का स्क्वायर आना चाहिए, और इस तरीके का फॉर्मेट बनना चाहिए। अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं बना तो वो वेव की इक्वेशन नहीं हो सकती, ये याद रखना पड़ेगा। तो कोई भी वेव की इक्वेशन अगर हमारे सामने आती है, कोई भी,
तो उस वेव की इक्वेशन इस मैथमेटिकल आइडेंटिटी को, इस मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए रहना चाहिए। अगर ये मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो वेव की इक्वेशन नहीं कहलाएगी। क्लियर बात? Yes, sir. Yes. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको देखकर डरे नहीं। थोड़ा सा आप डर रहे होंगे, ये क्या बहुत सारा मैथ्स आ रहा है। बेटा मैं बहुत आसान कर दूंगा इसको। आज का और कल का लेक्चर आप ध्यान से सुने, आपको ये बहुत आसान लगेगा, न्यूमेरिकल आपके डायरेक्ट निकलेंगे। मैं फिलहाल थोड़ा सा इसको डिटेलिंग कर रहा हूं बस। तो कोई भी वेव की इक्वेशन दो चीजों से मिलकर बनी होगी, फंक्शन ऑफ फॉर टाइम एंड फंक्शन फॉर पोजीशन। किसी भी वेव की इक्वेशन के लिए आप इस तरीके का फॉर्मेट जब तक सेटिस्फाई नहीं करते हैं तब तक वो वेव की इक्वेशन नहीं कहलाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तीसरी और सबसे अहम चीज, अब इन सभी बातों को अगर मैं जनरलाइज कर दूं, जनरलाइज, सिंप्लीफाई, तो एक जनरल इक्वेशन फॉर अ वेव its equation can be given by, एक जनरल इक्वेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, y as a displacement function of x and t should be equal to a certain function। अब इसके साथ दो चीजें आएंगी, a into x प्लस या माइनस b into t। ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मेट है। ऑफ कोर्स मैंने अपनी बात पूरी की, मैंने यहां पर एक चीज क्या ली, पोजीशन का टाइम, पोजीशन की पैरामीटर ले लिया, और दूसरा एक चीज क्या ले लिया मैंने, Time. Time का पैरामीटर ले लिया। और ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा, मतलब ये कितना ऊपर उछल रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना आगे पीछे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा, जो कि एक्स और टी का फंक्शन होगा। यहाँ पर एफ की जगह पर मैथमेटिकली कुछ आइडेंटिटी आ जाएगी, साइन, कॉस, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी ऐसा जो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कुछ भी ऐसा जिसके जरिए हम ये समझ पाए कि इसके अंदर एक कंटिन्यूअस वेरिएशन हो सकता है। अब आप थोड़ा यहां चौंक सकते हैं, सर आपने तो दोनों बातें लिख दी, प्लस और माइनस। अब तक की इक्वेशन में तो सिर्फ माइनस चल रहा था। ठीक है, तो आओ इस प्लस का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। अगर x और t के बीच में प्लस आया, ठीक है, सिंबॉलिकली लिख रहा हूं बेटा मैं यहाँ पे, क्या था हमारे पास, ax प्लस bt। अगर x और t के बीच में प्लस आया तो इसका मतलब है वेव इज ट्रैवलिंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन। याद रख पाओगे इस बात को? Yes, sir. दोनों के बीच में प्लस आया तो वेव कहां जा रही है, Negative position. नेगेटिव x डायरेक्शन। और अगर x और t के बीच में माइनस आया, ठीक है, पहले कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले t लिखो, पहले x लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमको खाली x चाहिए, t चाहिए, पहले क्या लिखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेव को। हाँ, लेकिन दोनों के बीच में अगर माइनस आया तो इसका मतलब ये होगा Direction. Is traveling in positive x direction. ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। वेव जो है ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। हाँ, एक और बात भी हो सकती है, इधर y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y भी आ सकता है, वेव ऐसा ऊपर भी जा सकती है। बात समझ आई? ये हम समझने के लिए वेव को खाली आगे पीछे चला रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली होने की बजाय वर्टिकली भी हो सकते हैं, तो ज्यादा उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक पोजीशन का फंक्शन होगा, एक टाइम का फंक्शन होगा, बस इतनी सी बात याद रखनी। क्लियर होगा सब कुछ यहाँ पे आपको? Yes, sir. Sir. और कोई भी वेव जब उसके फाइनल फॉर्मेट में आएगी तो उसको ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये गोल्डन रूल उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो ये रूल सेटिस्फाई नहीं करती है वेव, ठीक है, इट डज नॉट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तो वो वेव नहीं हो सकती। क्या मेरी बात क्लियर हुई? Yes, sir. और इसमें आप ये भी याद रखिए, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में v क्या है, तो v है स्पीड ऑफ वेव। ओके, अब मुझे आप बताइए कि जनरलाइज्ड फॉर्मेट में वेव की इक्वेशन हम कैसे लिखें? कुछ ऐसे, ये उसका जनरलाइज्ड फॉर्मेट है।
किसी भी फॉर्मेट में लिखी गई वेव की इक्वेशन में दो चीजें होना जरूरी हैं, बोलिए कौन कौन सी? टाइम एंड पोजीशन। Position. टाइम एंड पोजीशन, टाइम और पोजीशन। एक्स और टी। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये ए क्या है? तो इस ए को हम कहेंगे कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के साथ कुछ वैल्यू वगैरह आ सकती है ना, 3, 5, 10, 2.5, 2 कुछ भी आ सकता है। यस सर। और ये Sir. बी क्या है? तो ये बी को हम कहेंगे कोइफिशिएंट ऑफ Coefficient of time. टाइम। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यहां तो ये दो तीन बातें तो क्लियर हो रही हैं, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है। स्पीड ऑफ वेव हम कैसे लिखें? स्पीड ऑफ वेव लिखने का एक आसान सा अप्रोच है, आसान सा तरीका है, देखिए बरोबर समझ में आना आपको। तो आंसर है कोइफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कि किसी गिवन सिचुएशन में स्पीड ऑफ वेव मैं कैसे लिखूं? BT by X. b by a, दैट्स इट। यस समझ आई बात? Yes, यस सर। अब जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, छोटा सा एग्जांपल। मैंने एक इक्वेशन लिखी y इज इक्वल, ऑफ कोर्स ये y x और t पर डिपेंड करेगा, डोंट बॉदर अबाउट इट। फंक्शन की जगह मैंने लिखा साइन। मैं यहाँ साइन और कॉस या एक्सपोनेंशियल या कुछ भी ऐसा लिख सकता हूं जो कंटिन्यूअस है, क्योंकि वेव तो कंटिन्यूटी में आएगी। तो कोई भी एक फंक्शन मैंने ले लिया, ध्यान से देखना बेटा। मैंने लिखा 30x माइनस मैंने लिखा 10t। ठीक, अब मुझे बताइए दो बातें। पहली, वेव कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और Positive X direction में. क्या है? दो बातें मुझे बताइए। तो कौन सी डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है? पॉजिटिव। X direction. अच्छा, आपने कैसे समझा कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है? वहाँ पर माइनस एक्स और टी के बीच में माइनस आ गया। अच्छा, अगर ये टी में पहले लिखता और एक्स बाद में लिखता तो कुछ फर्क पड़ता? कुछ नहीं, नहीं सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको टी और एक्स चाहिए, कोई पहले लिखा हो कोई बाद में लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दोनों के बीच में माइनस आया, मतलब हम इस बात को श्योरली कंफर्म करेंगे कि वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है? वेव इज ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग पॉजिटिव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब मुझे बताइए कि इस वेव की स्पीड कितनी है? 10 by 30. कैसे निकालेंगे? तो बेटा हम एक रेशियो लेंगे, हम बोलेंगे कि t का कोएफिशिएंट क्या है। t का कोएफिशिएंट मतलब t के साथ यहाँ जो कुछ भी आया है। तो फिलहाल हम देखते हैं ध्यान से, तो t का कोएफिशिएंट है 10। x का कोएफिशिएंट क्या है? 30। तो केयरफुली आप इस बात को नोटिस करिए, कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो आंसर क्या आया? 1 by 3. 0.33। अगर मैं ये कहता हूं कि ये सब कुछ मीटर्स वगैरह में है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इसकी स्पीड लिख दूंगा मीटर पर सेकंड। रीड करने आ रही है इक्वेशन अब थोड़ी थोड़ी? यस सर। इस पे हमको बहुत काम करना है, इट्स जस्ट बिगिनिंग, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैं इसका एक छोटा सा ग्लिम्स आपको रिपीट करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक पल्स अगर किसी जगह से ओरिजिनेट होती है तो वो पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर डिस्टेंस लेते हुए अपने मूवमेंट को कवर करती जाती है। तो ऐसा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी होगा, यहां पर इस पल्स के हिसाब से बात करें, और ऐसा हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ मोशन भी होगा। तो जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन बनेगा कि कहां और कब ये वेव का पल्स इस रस्सी को ऊपर उठाएगा। तो हमने बोला कि अगर कोई वेव मुझे यहाँ टी टाइम पर दिख रही है, तो मैं यही सवाल करूंगा ना, अरे मुझे तो यहाँ ये टी टाइम पर दिख रही है, लेकिन निकली थी कब, कब शुरुआत हुई थी उसकी? तो मैं ट्रैवलिंग टाइम माइनस कर दूंगा, और ये चीज जो मैंने यहाँ लिखी ना x by v, ये क्या है? Traveling ट्रैवलिंग तो जिस इंस्टेंट पर मैं उसे देख रहा हूं उसमें से अगर मैं ट्रैवलिंग टाइम माइनस कर दूं तो मुझे एक्चुअली पता चलेगा कि यहां दिखने वाली पल्स कब निकली थी, कब ओरिजिनेट हुई थी। तो इस तरीके की एक इक्वेशन हम लोग फ्रेम कर रहे हैं।
इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि किसी भी तरीके की वेव इक्वेशन लिखने के लिए हमें टाइम की रिक्वायरमेंट होगी और पोजीशन की रिक्वायरमेंट होगी, और जिस तरीके की भी वेव इक्वेशन में लिखूं उसे इस गोल्डन रूल को फुलफिल करना पड़ेगा, इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, इस तरीके के डबल डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो फुलफिल कर पाती है तो ही वो वेव है, नहीं तो वो वेव नहीं है। एक जनरलाइज फॉर्मेट में वेव इस तरीके से लिखा गया। बीच में प्लस आने का मतलब क्या माना गया? नेगेटिव एक्स बीच में माइनस आने का क्या मतलब माना गया? ट्रैवल करता है। वेव की स्पीड लिखने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? सबसे सिंपल तरीका वेव की स्पीड लिखने का कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ पोजीशन, सीधा सीधा डिवाइड कर लो। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल कितना उछलेगा, ये मैंने फंक्शन ले लिया, ये मैंने पोजीशन बता दी, ये मैंने टाइम बता दिया, और मैंने आपसे ये पूछा वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, तो आपने देखा यहाँ माइनस है, इसका मतलब वेव ट्रैवल कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और अगर मुझे स्पीड निकालना है तो टाइम के साथ जो कुछ भी है डिवाइडेड बाय पोजीशन के साथ जो कुछ भी है डिवाइड कर दिया, स्पीड मिल गई। क्लियर हो गई बात? यस सर। Yes, sir. अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं इसकी। जब एक वेव इक्वेशन अपना फॉर्मेट ले लेगी, वेव की कंडीशन हमें समझ में आ जाएगी, तो हम कुछ और चीजों पर भी डिस्कशन कर सकते हैं, जैसे कि पार्टिकल की वेलोसिटी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसी साइनोसॉइडल वेव में, साइनोसॉइडल मतलब ऐसी साइन वेव। तो क्वेश्चन है बेटा, ये पार्टिकल किसी वेव बनने के प्रोसेस में क्या कर रहा होता है? तो आंसर है ऑसिलेट। क्या कर रहा होता है? ऑसिलेट। अगर पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ ऐसी लिखी जाती है, प्लस या माइनस ओमेगा अंडर रूट में, आपको ये याद रखना पड़ेगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, तो आपको इसे याद रखना पड़ेगा। पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? तो आंसर है वीपी जो है, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम होगी एट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। जब मैं डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दूंगा तो कुछ भी सब्सट्रैक्ट नहीं होगा और मुझे सबसे बड़ा आंसर मिलेगा। तो पार्टिकल की वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू हम लिख पाएंगे जब हम y की वैल्यू को 0 पुटअप करेंगे। अगर हम y की वैल्यू को 0 पुटअप करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा प्लस और माइनस ओमेगा इंटू ए। अब ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, ये देखिए, एक वेव हमने इस तरीके से बनाई, जरा समझिए, ठीक है। y0 का मतलब यहां, यहां, यहां और यहां, समझ रहे हो? क्योंकि y तो ऐसे ऊपर नीचे मेजर किया जाएगा। अब y0 का मतलब ये मीन पोजीशंस, करेक्ट है? यस पार्टिकल की वेलोसिटी मीन पोजीशन पर सबसे ज्यादा होती है, ये बात दिमाग में बिठाओ। क्योंकि जब पार्टिकल उछल के एक्सट्रीम पर पहुंच गया, अब तो रुकना है इसको। जरा सोचिए, इस पार्टिकल का अगला मूवमेंट क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि ये वेव इधर ट्रैवल कर रही है? पीछे, नीचे आएगा क्या और ऊपर जाने वाला है? नीचे। नीचे। क्या मतलब ये क्या इसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गया? यस सर। Yes. तो वहां जाके रुकेगा। हाँ जब भी सर। कोई चीज अपनी Yes, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है तो रुक जाती है। तो जितनी भी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी वहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। अरे बेटा क्या कहते हो? 0 जीरो। 0 एक्सट्रीम एंड, इसके ऊपर तो ये जा ही नहीं सकता, एंड पर पहुंच गया। अब इस पार्टिकल की बारी है कि ये वेव के आगे खिसकने पर नीचे उतरना शुरू करे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में दो बातें फिलहाल इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अच्छे से याद रखनी है। हालांकि जब हम ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वन ऑफ द बेसिक फैक्ट हो जाएगा। मीन पोजीशन पर, यानी कि ये दरमियानी पोजीशंस पर पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम पोजीशंस पर। गलती ना करें प्लीज, गलती ना करें, बात को अच्छे से समझें। और एक्सट्रीम पर जब पार्टिकल पहुंचेगा, अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल पहुंचेगा, अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। क्लियर हुई बात?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब Yes, बात sir. करते हैं, ये हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी, चलो इसे पॉइंट नंबर 1 नाम देते हैं। अब बात करते हैं पार्टिकल का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। माइक ऑफ रखें प्लीज, प्लीज माइक ऑफ रखें, मैं बार बार आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, इससे पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है एंड एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्डिंग ना, तो थोड़ा ध्यान रखें। पार्टिकल का एक्सेलरेशन इन वेक्टर फॉर्मेट अगर हम लिखें तो ये लिखा जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्मेट। ठीक है, शायद मैंने आपको मॉड्यूल में भी इसी तरीके से लिख के दिया है वाई के हिसाब से। यस, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ये ऑसिलेशन की एक जनरल कंडीशन है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम यहां पर माइनस लगाते हैं। ओके, ठीक है। Yes, sir. अच्छा सोचिए, जब पार्टिकल मीन पर पहुंचा तो y हो जाएगा 0 और एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 0, लेकिन जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो y हो जाएगा a और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल भी हो जाएगा मैक्सिमम। आई बात समझ में? Yes, sir. यस और नो? अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिए। मान लेते हैं कि इस तरीके की वेव हमने बना दी, तो ये हमारे लिए एक वेव है, ये ऐसी, समझने की कोशिश करते हैं। यहां कहीं पार्टिकल है, ठीक है, यहां इस तरफ कहीं पार्टिकल है। बताइए इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव है इसका डिस्प्लेसमेंट। अब सोच समझ करके बताइए, वाई ऐसे ऊपर मेजर हुआ ना, पार्टिकल ऐसे ऊपर है, और इनफैक्ट इसके बाद भी ये ऊपर ही जाने वाला है अगर मैं ये कहता हूं कि वेव इधर जा रही है। Yes, sir. सोच समझ करके बताइए कि इस Yes, पार्टिकल sir. का एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? Negative. Positive. बताइए, ये रहा आपके सामने इक्वेशन, हाँ, नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये बाहर का नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बना देगा? नेगेटिव। नेगेटिव बना देगा। मतलब इस पार्टिकल के लिए अगर मुझे बनाएगा। एक्सेलरेशन लिखना है तो एक्सेलरेशन मुझे ऐसा नीचे की तरफ दिखाना पड़ेगा, ये ऐसे, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट जो आएगा ना ये ऐसे। तो एक्सेलरेशन इसका इफेक्टिवली देखा जाए तो माइनस में आएगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट देखी जाएगी तो पॉजिटिव आएगी। अच्छा, अगर यही पार्टिकल को मैं इस जगह पर चॉइस करता हूं, इस जगह पर चॉइस करता हूं, तो सोचिए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या नीचे की तरफ मेजर होगा? यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। अब सोच समझ करके बताइए कैसा होगा? Acceleration positive. Negative. पॉजिटिव। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ दिखाना पड़ेगा और एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। अब इन दोनों बातों से एक फैक्ट समझ में आ रहा है, जितने भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट्स होंगे उन सभी के लिए एक्सेलरेशन Negative. और जितने भी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट्स होंगे उन सभी के लिए एक्सेलरेशन। Positive. अब गौर से देखिए, एक्सेलरेशन हमेशा इस मीन लाइन की तरफ डायरेक्टेड है। पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, पार्टिकल नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। Yes, sir. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा इस मीन लाइन की तरफ होगी। क्लियर हो रही है बात? Yes, Yes, sir. Okay? यस सर। तो जरूरत पड़ने पर हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव भी लिखेंगे और जरूरत पड़ने पर हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव भी लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. सुनो, Yes, sir. अब तीसरी और एक इंपॉर्टेंट बात, इसको तो बिल्कुल भूलना नहीं है आपने। रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। दो वेलोसिटीज होती हैं, पार्टिकल कैसे उछल रहा है और वेव कैसे आगे जा रही है, दोनों में फर्क है। Yes, sir. जरा इस बात को देखिए, इसको देखिए, पार्टिकल कैसे उछल रहा है ऊपर नीचे और वेव कैसे जा रही है, दोनों में फर्क होता है, आया ना? Yes. Yes. ठीक है, अब इसे जरा गौर से समझिए, मैं आपको इसके 2-3 एग्जांपल भी कराता हूं आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस v टाइम्स ऑफ
dy by dx, भूलना नहीं इस बात को। पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव v टाइम्स ऑफ dy by dx। ओके, तो बच्चों अगर मैं एक वेव बना रहा हूं, केयरफुली सुनना, अगर मैं एक वेव बना रहा हूं तो इस तरफ मैं x लूंगा और इस तरफ ऊपर नीचे की लिए मैं y लूंगा। क्लियर है? यस सर। बेटा सोचो मैंने ऐसी वेव बना दी, ये मैंने ऐसी वेव बना दी, ठीक है। अब यहां कहीं मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर कहीं मैंने एक पॉइंट ले लिया। dy by dx, जरा कोऑर्डिनेट के हिसाब से सोचो, y और x, इसमें dy by dx लेना मतलब y पैरामीटर का चेंज डिवाइडेड बाय x पैरामीटर का चेंज लेना। यस। y पैरामीटर का चेंज डिवाइडेड बाय x पैरामीटर के चेंज को हम अब तक क्या कहते आए हैं? स्लोप। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। अगर मैं इधर y लिखता हूं और इधर x लिखता हूं और ऐसे लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? स्लोप। 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 ये सभी बच्चों को याद आया? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब इस पार्टिकल का इस पोजीशन पर अगर मैं स्लोप निकालूं, देख ले, तो एक टेंजेंट बना दो ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही अपनी मर्जी से खींच लो, इसको ऐसे गिनो, एंगल आया ग्रेटर देन 90, तो इसका स्लोप कैसा आया? पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? Negative. नेगेटिव आया, शाबाश, एंगल ग्रेटर देन 90 है। तो ये स्लोप अगर नेगेटिव आया और ये बाहर का माइनस अगर मैंने नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई किया तो पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी आई? पॉजिटिव। पॉजिटिव आई। तो इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव ही होगी। सोच के तो देखो, क्यों? Yes. क्योंकि वेव इधर जाने वाली है। अगर ये वेव इधर ट्रैवल कर रही है राइट की तरफ, तो इस पार्टिकल के पास अगला पोर्शन जो आने वाला है क्या इस पार्टिकल को ऊपर ही ले जाएगा? यस। पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव आई, हम यहाँ मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। बहरहाल अगर इस बात को मैं थोड़ा कंफर्म करूं तो क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा? पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव v इनटू क्या चीज? स्लोप ऑफ वेव। y वर्सेस x, y वर्सेस x। Yes, sir. क्लियर है? जितना भी स्लोप होगा Yes. देखते ही समझ जाऊंगा कि पॉजिटिव आंसर आता है कि नेगेटिव आंसर आता है। अच्छा जरा सोचिए कि अगर यही पार्टिकल इधर होता, इमेजिन करते हैं, इधर ले लेते हैं, चलो इधर ले लेते हैं, तो टेंजेंट ऐसे बनाना पड़ता, लाइन ऐसे निकालता, एंगल थीटा अब गिनता मैं, तो कैसा बनता? लेस देन 90, लेस देन 90 Less than 90 degree और कैसा particle आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या माना जाएगा? अरे स्लोप नेगेटिव नहीं, स्लोप तो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। इसका मतलब वीपी का वैल्यू ओवरऑल कैसा हो जाएगा? Negative. मतलब फर्दर मोशन के दौरान ये पार्टिकल नीचे जाएगा क्या ऊपर जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। और ये तो हम इस बात को ऐसे भी समझ चुके हैं कि ये वेव अगर आगे खिसकने वाली है तो इस पार्टिकल के पास ये निचला हिस्सा आ रहा है तो ये पार्टिकल को नीचे ही ले जाएगा। यस सर। आ रही है ना बात समझ में? मैं क्या Yes, करता हूँ आपके सामने कुछ बढ़िया क्वेश्चंस रखता हूँ सो दैट आपको ये बात एकदम अच्छे से क्लिक हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, व्हाट एक्चुअली आई वांट टू से हियर। लेट्स डू मॉड्यूल से ही ले रहा हूं बट आई एम जस्ट सिलेक्टिंग अ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखें आप कितनी कॉन्फिडेंस के साथ इसे हैंडल करते हैं। आइए, एक XY ग्राफ ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इज गिवन टू अस। किसी इंस्टेंट पर ये सिचुएशन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम बोल रहा है। ओके, अब अजम्पशन तो यही है कि वेव यहां ट्रैवल करेगी, वेव इधर ट्रैवल करेगी। ठीक, तो पहला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए, कोई वैल्यू नहीं निकालनी है हमको, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। क्या कहते हो? नेगेटिव। Positive. दो तरीके, अरे ऐसा मत, ये खेल मत खेलो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप दो तरीके से सोच सकते हो बेटा।
इस पॉइंट ए के पास वेव का अगला जो हिस्सा आने वाला है, क्या वो पॉइंट ए को और नीचे ले जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. ये पोर्शन पहुंचेगा, ये तो इस पार्टिकल को नीचे आना पड़ेगा। इसका मतलब इफेक्टिवली सोचा जाए तो पार्टिकल ए की वेलोसिटी ऐसे नीचे की तरफ है, Yes. तो पार्टिकल Yes, ए sir. की वेलोसिटी नेगेटिव होनी चाहिए। क्या Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. ऑप्शन Yes. ए के लिए करेक्ट मैच क्या होगा? Q. Q. अब मैं ऐसे समझना भी चाहता हूं, नहीं मुझे मैथमेटिकली आंसर दो, ऐसे लॉजिकली मत बताओ, मुझे मैथमेटिकली आंसर दो, तो सिंपल बात है बेटा, मैं क्या करता हूं, पार्टिकल ए की जगह पर ना ऐसे टेंजेंट बना देता हूं, फिर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां निकाल देता हूं, फिर मैं यहां एंगल लेता हूं थीटा, और मुझे ये एंगल मिलता है लेस देन 90। इसका मतलब पार्टिकल ए की पोजीशन पर जो स्लोप बनेगा वो Positive. कैसा बनेगा? Positive. Positive. अब पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला है माइनस में वेव की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय क्या चीज? स्लोप। अब Slope. स्लोप का खुद का नंबर कैसा आया? Positive. पॉजिटिव आया, मतलब ये नेगेटिव बाकी बचा रहेगा। Yes, sir. ये अगर पॉजिटिव आया तो इस नेगेटिव को कैंसिल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो यहाँ नेगेटिव जैसा था वैसे ही रह जाएगा। हाँ. मींस Yes. इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव है। Negative. मैथमेटिकल प्रूफ हो गया। तुम लॉजिकली भी समझ सकते थे कि ये वेव अगर इधर ट्रैवल कर रही है तो वेव का ये हिस्सा ए तक पहुंचेगा तो ए को और नीचे आना पड़ेगा, और अगर नीचे की डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेगा तो उसकी वेलोसिटी तो नेगेटिव मानी जाएगी। Yes. क्लियर? अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए। एक्सेलरेशन कैसा है? Positive, sir. Positive. एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छे। क्यों पॉजिटिव होगा कोई बताएगा? Particle negative हो रहा है तो Particle accelerator negative होगा। क्योंकि ए का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, है सर. ए का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, और हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन वेक्टर फॉर्म इज माइनस में ओमेगा स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा अगर ए का डिस्प्लेसमेंट ही नेगेटिव है तो ये माइनस और ये बाहर का माइनस एडजस्ट होकर के ए का नेट एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? ऊपर की पॉजिटिव। और ये Yes, लॉजिकली positive. समझ में आता है, नीचे के किसी भी पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन मीन की तरफ ऊपर होना चाहिए, तो नीचे कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा कैसा रहेगा? Positive. पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए बी का मैच क्या हुआ? P. बी का मैच आ गया, पी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, Cannot say. पार्टिकल बी की वेलोसिटी कैसी है? Positive. का मैच बता दो, Positive. Positive. समझ के बताइए। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो स्लोप बना ही नहीं सकते, कैसे बनाए स्लोप, ये तो एकदम यहाँ आ गया। तो मैं यहाँ लॉजिकली आपको कहूंगा, ये सोचिए कि बी के पास जो फर्दर पार्ट आने वाला है ये वाला हिस्सा आएगा, ऊपर ले जाएगा। तो ये हाँ वेरी गुड, ये बी को ऊपर लेके जाएगा, शाबाश। क्योंकि बी को ना इस लाइन पर ऑसिलेट करना है बेटा, इस लाइन पर ऑसिलेट करना है बी को। Yes. तो ये हिस्सा जब वेव का बी के पास पहुंचेगा तो बी को पहले ऊपर उछलना है। Yes, इसका sir. मतलब इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बी की वेलोसिटी मैक्सिमम है। पहली बात तो मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम कह रहा हूं समझ रहे हो? मीन पर है वो, Yes, Yes. लाइन sir. पर वेलोसिटी Yes, sir. मैक्सिमम उसकी, Yes, sir. और साथ साथ पॉजिटिव भी है। मतलब सी का मैच क्या हुआ? P. P. डी हो गया सी का मैच। अब आते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बी, डी के केस में। ठीक है, बी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा सोचिए? Negative. 0. Negative. Negative. जीरो Negative. होगा बेटा, जीरो। क्यों? Zero. क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ध्यान से देखिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बी पार्टिकल कहाँ है? जीरो की लाइन पर है, तो बी पार्टिकल के लिए Yes, डिस्प्लेसमेंट Yes, कितना sir. है? जीरो। Zero. जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी फर्दर वैल्यू, आंसर आएगा जीरो, तो ऑप्शन आएगा आर। Yes. ठीक है, इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं चीजों को समझने के लिए। क्लियर हो रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. मैं और दो तीन चीजें यहाँ रखता हूँ, और दो तीन एग्जाम्पल मैं इसी तरीके के लेता हूँ, और अगली क्लासेस में हम इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये तो बस आज शुरुआत कर रहा था मैं, और मैथमेटिकल इवैल्यूएशन करेंगे हम इसका। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रीड इट वेरी केयरफुली। Wave pulse on a string shown in the figure is moving to the right. चलो भाई,
ये जो वेव है ये राइट में जा रही है, जैसे कि एरो बता दिया, इधर जा रही है वेव। कंसिडर टू पार्टिकल्स एट द पोजीशन ऑफ 1.5 मीटर एंड 2.5 मीटर। 1.5 मीटर मतलब यहाँ एक पार्टिकल है, पार्टिकल 1 मान लेते हैं, और यहाँ एक पार्टिकल है, पार्टिकल 2 मान लेते हैं। Their transverse velocity at the moment as shown in the figure in the direction, मतलब इनकी वेलोसिटीज कैसी कैसी है। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन मत लगाओ, लॉजिकली सोचो। परपेंडिकुलर। एक मिनट यार, गलत बोल रहे हो। ऐसा ऑप्शन दिख रहा है बेटा परपेंडिकुलर नीचे? यस, ऐसा दिख रहा है बेटा परपेंडिकुलर? नहीं ना, हमें पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन मत लगाओ। अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लगाते बैठूंगा, VP इज इक्वल टू माइनस V इंटू स्लोप निकालना पड़ेगा। टेंजेंट निकालो, स्लोप निकालो, आंसर बताओ। लेकिन ऐसे सोचो ना तुम कि इस पार्टिकल के पास फर्दर क्या पहुंचने वाला है, ये नीचे का हिस्सा। यस यस सर। तो क्या फर्दर इस पार्टिकल को नीचे ही आना है? हाँ सर। मतलब इस पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव। और इस पार्टिकल के पास फर्दर क्या पहुंचने वाला है? ऊपर वाला ऊपर वाला हिस्सा। मतलब फर्दर इस पार्टिकल की वेलोसिटी एक्सपेक्टेड पॉजिटिव। बस बात खत्म हो गई। तो पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव y एक्सिस में आएगी और दूसरे वाले की नेगेटिव y एक्सिस में आएगी रिस्पेक्टिवली। खत्म। सी हाउ सिंपल इफ यू रियली ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। क्लियर हो रही है बात? यस सर। सर बी आएगा। बी आएगा। देखो जरा, मैंने कुछ गलत तो नहीं लगाया? मैं अगला क्वेश्चन सर्च कर रहा था जब तक। फर्स्ट नेगेटिव है ना सर? हाँ सॉरी, पहले वाले का हाँ, नेगेटिव और दूसरे वाले का हाँ पॉजिटिव। बी। यस करेक्ट। पहले माइनस है देन प्लस है। यस, पहले माइनस फिर बाद में प्लस। ओके, तो इसको करेक्शन कर देते हैं। ये हो गया बी। अब जरा इसे सॉल्व करिए, सोच समझ कर करिए। यहाँ थोड़ा सा डेटा इन्वॉल्व है, यहाँ XY कर्व बताया, ट्रैवलिंग वेव का स्लोप बताया है ऐसे, और यहां कहीं पार्टिकल ए का अजम्पशन हमें करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें गिवन है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए इज पॉजिटिव if wave is traveling in the positive x direction. Transverse velocity of the particle is negative if wave is traveling in so and so direction. ठीक है, is positive if the wave is traveling along the positive x direction. If the wave is traveling along positive, अच्छा दोनों ऑप्शन सेम हो गए क्या? Transverse velocity of the particle at point A is positive if the wave is traveling along. एक काम करो, इसको करेक्ट करो, इसको नेगेटिव करो। ठीक है, ए और बी सेम दिख रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो एक में मैंने पॉजिटिव रखा, एक में नेगेटिव रखा। अब जरा सोचो, अगर वेव इधर जा रही है, तो ए कहां जाएगा? नीचे। नीचे। मतलब अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो ए पॉइंट की वेलोसिटी नेगेटिव है। यस बराबर? यस सर। हाँ अच्छा, इसका उल्टा करते हैं। सोचो अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ए पॉजिटिव। तो इसका एक्सपेक्टेड मोशन क्या है? ऊपर है। बराबर, क्योंकि ये हिस्सा पहुंचेगा उसके पास, इधर चल रही है वेव, यस सर। ये ऊपर जाएगा। तो ए की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव ए की वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगी? जब वेव कहां ट्रैवल करेगी? नेगेटिव तो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। ठीक है, यस सर। अब हमें मैग्नीट्यूड भी कंपेयर करना है। तो बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? Vp इज इक्वल टू माइनस वेव की वेलोसिटी इनटू स्लोप का मतलब क्या होता है? dy by dx tan थीटा। वेरी गुड, dy by dx। अभी अभी किसी बच्ची ने कहा tan थीटा भी होता है। हम जानते हैं, ये चीज पढ़ चुके हैं हम। यस सर। ठीक है, मोशन इन प्लेन चैप्टर में स्लोप जब मैंने पढ़ाया ना आपको, तो कई सारी बातें इसी तरीके की आई थी। तो यहाँ एंगल जो इसने दिया उससे हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ स्लोप निकालना है, और स्लोप हम सीधा सीधा tan थीटा से निकालेंगे। क्लियर?
Yes, sir. Yes. तो चलिए Yes, sir. नोट करते हैं। तो वीपी यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस में वी इंटू स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा फिलहाल के सिनेरियो में 53। अच्छा बताइए tan 53 कितना होगा? 4/3. 4/5। अब बात यहाँ मैग्नीट्यूड की चल रही है, तो ये जो माइनस है मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। चलिए, तो मैं दो आंसर्स बेटा यहाँ पे लिख पाऊंगा। पहला आंसर पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेव की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 5। दूसरा आंसर वेव की वेलोसिटी 4/3 आना। सर 4/3. 4/3, सॉरी 4/3, माय मिस्टेक, 4/3, और ये हो गया 4/3। और फर्दर ऑन मैं लिख सकता हूँ वेव की वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पार्टिकल की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 5, 4। करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. अब सी और डी को ध्यान से पढ़ो। सी में कह रहा है ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रेटर देन वेव वेलोसिटी, ग्रेटर देन वेव स्पीड। अब देखो वेव की स्पीड v है, पार्टिकल की स्पीड vp है। 4/3 सॉल्व करता हूं तो 1.33 v हो जाएगा। तो कौन बड़ा, vp बड़ा क्या v बड़ा? V. VP। vp ला रहे बेटा। VP. अगर v1 है, इमेजिन करो v1 है, तो vp कितना है? 1.33. 1.33। इमेजिन करो v10 है, v10 10 है v, तो vp 13.3। 1. ये 10 है 13. तो ये 13 हो गया ना vp, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो कौन बड़ा है, v बड़ा है क्या vp बड़ा है? VP. vp बड़ा है। ये बड़ा है। ये ऑप्शन यही कह रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेव स्पीड, तो ये भी करेक्ट आ जाएगा इसमें। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन बना के देता हूं तुमको, मुझे करेक्ट आंसर देना एकदम, और फिर उसके बाद इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। ऐसी वेव चल रही है, ठीक है, दिस इज वेव पैटर्न गिवन टू अस। I have a particle which is located somewhere, कहाँ लें, यहाँ, somewhere here. Wave is moving in this direction, 50 मीटर पर सेकेंड। यहां मैंने टेंजेंट निकाला, हॉरिजॉन्टल लाइन दी, एंगल मिला 37 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड, ये पार्टिकल ए मान लेते हैं, फाइंड पार्टिकल की वेलोसिटी, और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। चलिए आपके पास एक 10 सेकेंड है, करिए। फॉर्मूला क्या आएगा? vp पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस में v इनटू Slope. स्लोप। vp इज इक्वल टू माइनस में v कितना है 50 इनटू स्लोप का मतलब क्या लेंगे 1037। 1037। vp इज इक्वल टू माइनस में 50 इनटू 1037 3/4. 3/4। क्लियर हो गई बात? vp इज इक्वल टू माइनस में 150/4, आंसर Minus 37.5. माइनस 37.5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है? Yes, sir. पार्टिकल कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? नीचे. नीचे जाएगा। शाबाश। अब सोचो कि सेम प्रॉब्लम में मैंने तुमको बोला कि वेव इधर जा रही है, सेम प्रॉब्लम, वेव इधर जा रही है, तो माइनस की जगह प्लस आएगा सर। Plus. कैसा प्लस आएगा, कैसा प्लस आएगा? सर अभी वो वेव है ना जो ऊपर पार्टिकल जो ऊपर जा रहा। पार्टिकल ऊपर. मैथमेटिकली प्रूव करो। तो बेटा जब ये v की जगह में वैल्यू पुटअप करूंगा ना, तो मैं -50 पुटअप करूंगा, इधर जा रहा है नेगेटिव। यस 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 सर। मैं फॉर्मूला तो ऐसा ही लिखूंगा, देख बेटा फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, v इंटू स्लोप मैं लिखूंगा यही, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे करूंगा, माइनस Of -50. -50 इंटू 1037, और कैलकुलेशन पूरा करने पर मुझे आंसर मिलेगा 37.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां मैंने एक आपको नई बात सिखाई
कि इस फॉर्मूले में v का जो वैल्यू पुटअप किया जाएगा ना, वो भी साइन के साथ पुटअप किया जाएगा कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब सोचो ये ब्लैक वाले एरो के हिसाब से इस पोजीशन में पॉइंट ए पर ये पोर्शन पहुंचने वाला है, तो पॉइंट ए एक्सपेक्टेड टू बी गोइंग डाउन है, नीचे। तो बराबर उसका आंसर नेगेटिव आएगा। और पॉइंट ए ही लेकिन इस तरीके से अगर वेव मूव करती है रेड वाली एरो के हिसाब से, तो ये अपर वाला पोर्शन उसके पास पहुंचने वाला है, मतलब एक्सपेक्टेड ये है कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। Positive. बात समझ आई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, वेव की इक्वेशन अभी हमने लिखना सीखा है, इस पर हमें और डिटेलिंग करनी है। तो कल की क्लास में मैं इस पर कुछ बहुत तगड़े क्वेश्चन लूंगा। ओके?